आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के प्रमोशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे होंगे या मन बना रहे होंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि पिछले साल जो द्रुत गति से प्रमोशन एग्जाम हुए और इतनी जल्दी से जो इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है, उसका वजह है सरकार की एक रोबोस्ट प्लान, जिसके तहत से भारत के अर्थव्यवस्था में तेज गति से बदलाव लाना चाहते हैं तथा भारत को एक आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार के पास है। और चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने आरबीआई को कह दिया था कि 100 दिन का समय है, आप प्लान बना के रखिए। फिर हम लोग जो है 100 दिन के बाद, चुनाव के बाद जब आएंगे तो हम लोग उसको काम करेंगे। तो आप मान के चलिए अभी से 2025 से लेके 27 तक बहुत सारे बदलाव रहेंगे। और बदलाव की झलक आपको बजट में दिखी गया है, जिसमें एमएसएमई में बदलाव किए गए हैं। प्रियरिटी जो सेक्टर है उसमें तो पूरे बदलाव कर दिए गए हैं। तो इस बदलाव में हमको लगातार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और एक नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। और उसको सीखने के लिए आपको एक एक घंटा अपने जीवन का देना पड़ेगा, जो शाम को ही दे पाते हैं या रात को ही देंगे। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो सीखने के लिए सुबह का टाइम और रात का टाइम ठीक रहता है। तो जब भी एक और तरीका होता है, जब भी आपका माइंड थक जाए, माइंड एकदम कुछ करने का भी मन न करे, तो आप वीडियो क्लासेस से देख लीजिए, रिकॉर्डेड से। माइंड एक्टिव हो तो पढ़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा एक्टिव हो तो पढ़ने लिखने दोनों साथ में करिए। और लेकिन आपको 3 आवर्स का एक एजेंडा लेके चलना होगा। 3 आवर्स का अगर एजेंडा लेंगे 24 घंटे में, तो एक बड़े बदलाव को आप स्वीकार करेंगे और सीखेंगे, और उस गति से जो है आपको आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। अच्छे लाल जी, आप अच्छे हैं, अच्छे से पहुंच रही है मेरी आवाज़? जी सर, प्रणाम सर। आवाज बहुत सर शानदार आ रहा है सर। ओके, अच्छे लाल जी, कब है एग्जामिनेशन आपका? सर अभी तो 19 अप्रैल से फर्स्ट फॉर्म निकला हुआ है प्रमोशन के लिए। ओके। ओके। तो अभी डेट वगैरह मिला नहीं है आईबीपीएस से, बहुत जल्द। चलिए, एग्जाम किसी भी समय हो, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। ठीक है। मैं आप सभी साथियों का अभिनंदन करूंगा। इस फाइनेंशियल ईयर का ये पहला सेशन है। मतलब हम फ्रेश सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज कुछ बेसिक तरीके से सीखेंगे। और इस सेशन के बाद वो एक टॉपिक पे भी हम लोग क्लास लेंगे, जो जनरल बैंकिंग से स्टार्ट करेंगे। फिर इंटरनल बैंकिंग पॉलिसी, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। वैसे हर दिन सीखना अच्छा होता है, लेकिन जब भी मौका मिले अगर सीख रहे हैं तो आपके लिए वो बेहतर होता है। सभी को नमस्कार। बहुत सारे साथी चैट बॉक्स में नमस्कार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत नमस्कार। और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज के सेशन में हम लोग पहले पायदान, जिसमें कि एक स्ट्रेटजी होती है, एक्शन प्लान होता है। जिस तरह हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने में सीधे बनाने नहीं लग जाते, पहले नक्शा बनाते हैं, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। और उस प्रॉपर रोबोस्ट अप्रूव प्लान के आधार पर, उस एस्टिमेट के आधार पर काम करते हैं, तो सफलता सुनिश्चित होती है, घर अच्छा मजबूत बनता है। ठीक उसी तरह से आपको भी एक्शन प्लान बनाना होगा, अपना टाइम टेबल जो है तय करना होगा। और जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, आप को पाना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा। देना क्या पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम को, माइंड को। और जित जैसे इन्वेस्ट करेंगे आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि प्रमोशन एग्जाम को पहली बार में ही किस तरीके से क्रैक किया जाए, सफलता पाई जाए, उसकी तैयारी किस तरह से की जाए। अगर तैयारी सही तरीके से करते हैं तो परिणाम जो है उसका बाई प्रोडक्ट है। मतलब उस पहला है तैयारी करना, सेकंड जो उसका बाई प्रोडक्ट है वो है सफलता। क्योंकि उसके बाद भी आपको सीखना होता है, क्योंकि जिस सफलता को आपने पाया है उसको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभाना है, या उस रोल को प्ले करना है, तो भी सीखना पड़ता है, नहीं तो आपको तकलीफ रहेगी।
तो ये पहला सेशन है जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम। 2025 का ट्रेंड आपको पकड़ में आ जाएगा कि 2025 में किस तरह की तैयारी करनी है, क्योंकि हर साल में कुछ कुछ मेन ट्रेंड्स होते हैं, और उस ट्रेंड को पकड़ेंगे तो आपका 40 to 50% तैयारी अपने आप हो जाती है। और लगातार अगर सेशन में बने रहते हैं आप लाइव सेशन में, तो आपको 50% 60% तैयारी तो ऐसे ही हो जाता है। बाकी जो 30% है उसके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं, उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब आपका, अगर ये सेशन के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम और पर्सनल जो चैटबॉट है, जो आपके मोबाइल ऐप का, इसके माध्यम से अगर आप जुड़े रहते हैं, तो आपका 80 to 90% तैयारी अपने आप हो जाएगा, कहीं से बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आप इग्नोरेंस, किस चीज़ को छोड़ें। क्योंकि बैंकिंग जो है हरि अनंत हरि कथा अनंता है। रिटायर भी हो जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है ये भी देखना होगा। और समय का ट्रेंड होता है हर समय का, और जो ट्रेंड को पकड़ पाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था, आपको ट्रेंड पकड़ना है, नो योर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो आपके एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस या लेटेस्ट सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। पूरा पूरा जो आपका प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं, जो आरआरबी का है या नेशनलाइज बैंकों का, वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 5 ऑप्शंस होते हैं। पहले 4 ऑप्शन होते थे, आजकल 5 ऑप्शन होते हैं। पहले सिंगल लाइन में सवाल पूछे जाते थे, अभी 4 लाइन 5 लाइन में सवाल पूछे जाते हैं। मतलब उसी क्वेश्चंस को लाइनें बड़े कर देते हैं और आपको सवाल देते हैं। तो इससे क्या है, 3 चीजें इसमें मायने रखती हैं। एक तो हमें एक साथ इतने सारे सवाल देखने की पढ़ने की आदत नहीं है, पेशेंस नहीं है, और इतने सारे ऑप्शन, प्रैक्टिस अभ्यास नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग को दिक्कत होती है। दूसरा चीज, हिंदी इंग्लिश का है, आधा हिंदी पढ़े रहते हैं आधा इंग्लिश, तो कन्फ्यूजन होता है। और तीसरी चीज है टाइम लिमिट, सबसे है जो एक्यूरेसी और उसका टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट जो है, क्वेश्चन को बड़ा कर देने से हमारा टाइम लिमिट जो है बढ़ जाता है, और हम सारे सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, या बिना देखे जवाब देना पड़ता है आखिरी में 30-40 क्वेश्चन का। तो जब भी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे, तो प्रमोशन एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर जो बैंकों में 100 क्वेश्चंस होते हैं, और उस 100 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होते हैं। आरआरबी की बात कर रहा हूँ। नेशनलाइज बैंकों में 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स रहते हैं, या 120 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे। अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर आरआरबी की बात करेंगे, तो 100 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उनको करने के लिए 90 मिनट्स होंगे। मतलब जितने क्वेश्चंस होंगे, आपको जो समय दिया जाएगा वो समय कम होगा। तो एक फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन को हमें 30 सेकेंड ही देना है, 30 सेकेंड से ज़्यादा हमारी नहीं देंगे। 30 सेकेंड से ज़्यादा देंगे तो हम सारे सवाल पढ़कर सही जवाब नहीं दे पाएंगे। और 30 सेकेंड में क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर देने का जो काबिलियत है वो अभ्यास से ही आएगा, जो रेगुलर आप पढ़ेंगे तो आएगा। तो पहली चीज जानना है स्ट्रक्चर। इनमें से जो 3 चीजें लिखी गई हैं, इनमें मल्टीपल क्वेश्चन ही आते हैं प्रमोशन एग्जाम में। मल्टीपल क्वेश्चन में अभी लंबे सवाल पूछे जा रहे हैं, और उनके 5 ऑप्शंस होते हैं। 5 ऑप्शंस में से हम लोग कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, जब किसी सवाल का जवाब आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए ट्रिक्स भी हैं कि क्या चीजें हम प्ले करेंगे या क्या ट्रेंड चल रहा है। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पर, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए जो है आपको तैयारी करनी है। तो जब भी प्रमोशन एग्जाम की बात करते हैं, तो 5 चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन पर हमको पढ़ना होता है। 5 चीजें। पहला, सबसे जो पहला चीज होता है, वो होता है आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन। तो आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आरबीआई अपने वेबसाइट पर, और देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, और पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को वो डायरेक्शन जारी करता है। उसको रेगुलेटर है, और रेगुलेटर अथॉरिटी होने की वजह से वो भारत सरकार के योजनाओं को सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से
लास्ट जो बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचाने के लिए वो डायरेक्शन जारी करता है, एक रूल बनाता है, एक फ्रेमवर्क देता है। इसलिए पहला इंपॉर्टेंट भाग होता है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन। अब आरबीआई मास्टर डायरेक्शन मतलब साल भर में जितना भी मास्टर डायरेक्शन जारी हुए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी फरवरी में जारी हुआ है, मार्च में जारी हुआ है आपका प्रायोरिटी सेक्टर 24 मार्च को, जो 1 अप्रैल से लागू हो गया। एनपीए नॉर्म्स मास्टर डायरेक्शन जारी हुए हैं, सीआईसी के लिए मास्टर डायरेक्शन जारी हुए हैं, लॉकर के लिए मास्टर डायरेक्शन जारी हुए हैं। तो ये सारे मास्टर डायरेक्शन जो हैं हमारे प्रमोशन एग्जाम के एक इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो होता है जनरल बैंकिंग। जनरल बैंकिंग में मतलब कुछ बेसिक आधारभूत बैंकिंग जो लॉ हैं, वो जो अभी मतलब पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका जो अकाउंट से रिलेटेड नॉमिनेशन हो गया, एक्ट हो गए, एनआई एक्ट हो गया, अकाउंट्स के बारे में हो गए, तो जो टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गए, ये जनरल बैंकिंग के सवाल हैं। चार्जेस हो गए, नॉमिनेशंस हो गए, ये जनरल बैंकिंग के सवाल हैं जो सभी बैंकों में एक समान होते हैं। हमेशा याद रखिए, कुछ एक्टिविटी ऐसे हैं जो एक्ट से ऑपरेट होते हैं। सरफेसी एक्ट हो गया, डीआरटी एक्ट हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, पीएमएलए एक्ट हो गया। तो ये एक्ट से जो रिलेट करते हैं ना, ये सभी बैंकों में समान होते हैं। तो इसीलिए सेकंड पार्ट होता है ये एक्ट से रिलेटेड चीजें न, थर्ड पार्ट होगा। तो पहला पार्ट होगा आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, दूसरा जनरल बैंकिंग जो यूनिवर्सल बैंकिंग भी कहते हैं, तीसरा पार्ट होता है एक्ट से जुड़ा हुआ। तो आरटीआई हो गया, कंज्यूमर हो गया, फिर बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम्स हो गया, है ना। तो ये पार्ट जो होगा ये कॉमन पार्ट होता है, तीसरा जो है एक्ट से जुड़ा हुआ। चौथा पार्ट जो होगा, चौथा पार्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है बैंक का सर्कुलर। जिस बैंक का आप तैयारी कर रहे हैं उस बैंक के सर्कुलर साल भर में क्या लाए हैं, नए स्कीम्स क्या आए हैं, उसकी पॉलिसी क्या है, उसके मैनुअल्स क्या हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिसीज हैं, क्या नया पॉलिसी आया है, क्या नया स्कीम्स आया है, ये चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रमोशन एग्जाम में। तो 5 चीज़ें मैं बताने जाऊंगा, 5 चीज़ों में हम स्टडी मटेरियल कलेक्ट करेंगे, पढ़ाएंगे भी। पहला चीज़ आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, दूसरा जनरल बैंकिंग, तीसरा एक्ट से जुड़ा हुआ सारे एक्ट्स, और चौथा है बैंक के इंटरनल सर्कुलर। और पांचवी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है इस साल भर में जितनी सारी चीज़ें बदली हैं, या नया कोई संगठन पैदा हुआ है, नई कोई टर्मिनोलॉजी आई है, नया कोई कॉन्सेप्ट आया है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे पीएम सूर्य घर नया आया है, कोई नई स्कीम लॉन्च हो गई, कोई नया बजट लॉन्च हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब लेटेस्ट या करंट बैंकिंग अफेयर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो 5 चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, पहला आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, दूसरा जनरल बैंकिंग, तीसरा एक्ट से जुड़ा हुआ, और चौथा बैंक की इंटरनल पॉलिसी सर्कुलर, और पांचवा जो है करंट बैंकिंग अफेयर्स। तो ये 5 चीज़ें हैं, सारे मटेरियल मिल जाएंगे और आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा, चिंता करने की कहीं जरूरत नहीं। आज का ये एक स्टार्टअप सेशन है जिसमें हम सीख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, कैसे शुरुआत करनी है। क्योंकि सबसे कठिन काम होता है स्टार्ट करना, फिर तो आप धीरे धीरे अगर चलते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए स्टार्ट करना होता है। सामान्यतः हम लोग की बैंकर्स होने के नाते ज़्यादा पढ़ने की जो है आदत नहीं होती है, शॉर्टकट चीज़ें आदत होती है। और दूसरा चीज़ है कि हम इतनी एक्यूरेसी और फास्ट से इतने सारे काम दिन में करते हैं तो हमारी मेमोरी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, अगर आप मेरे सेशन में पढ़े भी होंगे कोई चीज़ पुराना, तो आप ज़्यादा देर तक उसको कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी नई चीज़ें आ जाती हैं काम करते करते कि आप पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। इसके एक ही उपाय है, लगातार पढ़ना होगा। तब लगातार जब पढ़ेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जब सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तो आपको रात में नींद में भी उठा देंगे। तो जैसे मैं अच्छे लाल जी को बोलता हूँ कैसे हैं वो अच्छे लाल जी, तो बोलते हैं अच्छा हूँ सर, तो ठीक उसी तरह से आपको कोई चीज़ पूछा जाएगा तो आप नींद में भी बता दोगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा जो बात है महत्वपूर्ण, स्टार्ट कैसे किया जाए। कई बार ये कठिन होता है, ज़्यादातर जो हमारे एस्पिरेंट होते हैं मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप में, फ़ोन में भी, कि सर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, या मुझे असफलता मिली है तो मैं थोड़ा अपसेट हूँ। तो स्टार्ट जो होगा बेसिक से स्टार्ट करिए। मतलब अगर जैसे बैंक में हम स्टार्ट करते हैं, संबंध स्टार्ट
करते हैं कस्टमर से, तो हम क्या करते हैं, खाता खोलने से करते हैं। और खाता खोलने की शुरुआत केवाईसी से होती है। तो ठीक उसी तरह अगर पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो केवाईसी नॉर्म से स्टार्ट करिए। केवाईसी नॉर्म से स्टार्ट करिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उससे स्टार्ट करिए। फिर कुछ कुछ एग्जांपल यहाँ पर जो दिया हुआ है, एनपीए मैनेजमेंट, आरबीआई गाइडलाइंस, और इससे स्टार्ट करिए। और एक बेटर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो है रिकॉल क्वेश्चन। रिकॉल क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपने साल भर के या 2 साल के रिकॉल क्वेश्चन आपने देख लिया बैंकों के, तो यकीन मानिए आपका 40% तैयारी बिना पढ़े हो जाएगा। बिना पढ़े मतलब टॉपिक को बिना पढ़े आपका 40% तैयार हो गया। आपने क्या किया, रिकॉल क्वेश्चंस पढ़ा और रिकॉल क्वेश्चन के आंसर अपडेट कर लिए। सपोज आपने पुराने 2024 के रिकॉल क्वेश्चन पढ़े, जहां पर ये सवाल था कि सीजीटीएमएससी मैक्सिमम कवरेज कितना है। तो सीजीटीएमएससी का मैक्सिमम कवरेज कितना है, अच्छे लाल जी आप हैं कि चले गए? अच्छे दो लाल जी, करोड़ सर। हाँ जी, कितना है सीजीटीएमएससी का मैक्सिमम कवरेज? सर 2 करोड़ है शायद, हमेशा बैंक के लिए 10 करोड़, 5 करोड़ था तो 10 करोड़ हो गया शायद। अपने बहुत। 2 करोड़ हो गया सर आरआरबी का शायद। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज है। पंकज है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए पंकज जी ने कितना सहज तरीके से बता दिया कि आरआरबी के लिए जो 50 लाख का सीजीटीएमएससी का कवरेज था, हो सकता है आप 2 साल के पहले का रिकॉल क्वेश्चन जाके देखेंगे, क्योंकि वो पीडीएफ में रहता है, तो वहां पर 50 लाख दिख रहा होगा। लेकिन आपने क्या करना है, उस रिकॉल क्वेश्चन का आंसर अपडेट कर लेना है। क्योंकि बैंकिंग में जो चीजें हैं ना, आप जब सुबह बैंक के लिए निकलते हो शाम आते तक बदल जाता है ना पंकज जी, सही बोल रहा हूँ मैं? जी सर, एक्चुअली मेरा वीडियो रहता सर 2 साल 2 5 दिन पहले, तो मैंने ऐसे वीडियो में भी देख लिया था, सुना, मुझे पता चला कि शायद 2 करोड़ था और वो मैंने सर के लिए 10 करोड़ हो गया। बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ था। तो इसीलिए शाम को हम लोग यहाँ पर चौगड्डे पे मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। तो जैसे आज हमारे पंकज जी हैं, अच्छे लाल जी हैं, आज है ना गन्ना रस पिलाएंगे। तो क्योंकि गन्ना रस पियेंगे करके, जितनी देर गन्ना रस पियेंगे उतनी देर वो डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या बदला है। तो आप रोज जो है, मैं आप लोगों को ठंडा अपना गन्ना रस वगैरह मैं तैयार करके रखूंगा, फिर हम लोग चर्चा करते सीखेंगे। तो हमें क्या करनी है, रिकॉल क्वेश्चन में से अपडेट निकालनी है और अपडेट को तैयारी करना है। 40 to 50% आपकी तैयारी हूबहू हो जाएगी। क्योंकि जब इच्छा जागृत होती है तो आप उसके अंदर भी पढ़ने शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर सीजीटीएमएससी का हमारे साथी ने बताया 50 लाख था आरआरबी के लिए, 2 करोड़ हो गया। और कॉमर्शियल बैंक के लिए 5 करोड़ था, जो बढ़ के 10 करोड़ हो गया, है ना। तो ये चेंजेस हैं। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, जिसके बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से मैं सवाल में और सब टॉपिक वाइज भी बताऊंगा। तो हमको शुरुआत इस तरीके से करनी है, रिकॉल क्वेश्चन से। फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि देखो रिकॉल क्वेश्चन अगर मैं बिना पढ़े भी एग्जामिनेशन में जाता तो कितनी सारी चीज़ें जान रहा हूँ। उसके बाद आपको जो है धीरे धीरे टॉपिक वाइज, बेसिक टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत केवाईसी से कर लीजिए, फिर एनपीए से कर लीजिए, नॉमिनेशन से कर लीजिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट से कर लीजिए, चार्ज क्रिएशन से कर लीजिए, आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से कर लीजिए, गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम से कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बेसिक से स्टार्ट कर लीजिए। अब आते हैं कि स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। प्लान इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि आप देखे होंगे कि अच्छी चीजें या लंबे समय तक चलने वाली चीजों के लिए आपको प्लान करना होता है, एक मैप बनाना होता है। इसलिए सफलता कोई छोटी चीज नहीं है, सफलता बड़ी चीज है। और उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, प्लान चाहिए, एक्शन चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपकी लगन चाहिए, आपका जिद्दीपन चाहिए, आपका जो भाव है उसके प्रति जो है दिखना चाहिए। तो अगर आपका लगाव नहीं है तो वो चीजें मिलेगा नहीं, चाहे लाख रुपए खर्च कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं मिलेगा। जिद्दीपन नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं। उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए हमको जिद लाना होता है, हमें संकल्प करना होता है। हाँ, उस संकल्प करेंगे तभी ही चीजें हमारे साथ हो पाती हैं। तो एक एक्शन प्लान जरूर बनाइए। टॉपिक्स जो है लिख लीजिए, वैसे मैं प्रोवाइड सारा चीज़ें कराऊंगा, बस आपने लिखना होगा। लिखना होगा कि क्या क्या चीज़ें मैं बोलता हूँ याद आते हैं, तो आप उसको लिखिएगा। तो आपको टॉपिक्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मैं भूल गया तो आप लोग इतने सारे लोग हैं, कोई भी व्हाट्सअप करते हैं तो मुझे याद आ जाता है, फिर मैं चीज़ों को पढ़ाने लग जाता हूँ। और मुझे पता भी है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ें ट्रेंडिंग आ रही हैं। ये थोड़ा सा हिंट हमें
रहता है, या अनुभव कह लीजिए, तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप अपना टाइम एलोकेट जरूर कर लीजिए, पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, और वीडियो क्लासेस सुनने के लिए। तो मैं इस तरह से आप बनाइए, टॉपिक तो सारा मैं पढ़ा दूंगा। तो जैसे इवनिंग वाला टाइम है, 8 बजे ऑफिस से घर आते हैं, तो 8:30 तक डिनर कर लीजिए, या जो भी आप थोड़ा बहुत लेते हैं, लाइट फूड लेते हैं तो कर लीजिए। फिर 8:30 से लेकर 10:30 10 तक पढ़ने की कोशिश करनी है। वो भी कैसे? वीडियो क्लासेस के माध्यम से, क्योंकि ये लेजर टाइम होता है, थोड़े थके रहते हैं, लेकिन ऐसे समय में जब हम टीवी देखते हैं तो मनोरंजन होता है। तो समझ लीजिए टीवी ही देख रहे हैं, आपका मन लगे चाहे न लगे, आप देखने की कोशिश करिए। क्योंकि मन लगने नहीं लगने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ मन नहीं होता है आपके साथ, आपके साथ स्मरण शक्ति होता है, देखने की शक्ति होता है, आपके शरीर में बहुत बहुत जो है सेंसर लगे होते हैं। आपका मन कहीं और होगा, लेकिन जो चीज़ें सुनी जा रही ना, वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं। और जब उनको मौका मिलता है, ऐसे सिचुएशन आते हैं, तो वो चीज़ें आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं। कि मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं सरफेसी के बारे में कहीं सुन रहा था, उसमें ये सर ने कहा था कि मकान बेचने से पहले 30 दिन पहले जो है नोटिस देना ही देना है, तब जाके ऑक्शन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो आपको ऐसे उस समय आएगा कि यार सर ने बोला था 30 दिन, तो 30 दिन में टिक लगाता हूँ। तो ये चीज़ें क्वालिटी है। आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप स्वतः ही ऑटोमेटिक मोड पे काम करती हैं। तो आपने क्या करना है, भागवत कथा जैसे सुनना है, ये देखना है कि क्लास खत्म हो जाएगा तो प्रसाद मिलेगा, बस प्रसाद के चक्कर में पूरा कथा सुनना है। आपको लगेगा मन तो मेरा था ही नहीं, लेकिन मैंने सुन लिया क्योंकि प्रसाद मिलने वाला है। तो फायदा क्या होगा, आपका शरीर के जो सेंसर हैं, आपका श्रवण शक्ति है, आपके देखने की शक्ति है, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास रखा है। ऐसे इकट्ठा करते 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 आपके पास बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे। और फिर देखना, ये सारे जो जानकारी हैं वो बीज के समान होते हैं, फिर पौधा बनते हैं, फल देते हैं, और उसी फल से आप जो है, आपके अंदर एक भाव पैदा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आप सफलता पाते हैं। तो हमें टॉपिक वीकली सेट करेंगे, और उस वीक में उस तरह के सारे टॉपिक पढ़ लेंगे। रीडिंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, इसके लिए टाइम मैंने आपको अलॉट कर दे रहा हूँ। 8:30 से लेकर 10:30 तक वीडियो लेक्चर देखना है। जैसे ही 10:30 बजे के बाद और जगते हैं, तो फिर एक मॉक टेस्ट कर लीजिए। एक मॉक टेस्ट करने से क्या होगा कि मैं दिन भर कुछ पढ़ा हूँ, तो मैं आज टेस्ट दिया तो क्या मेरा रिजल्ट रहा। टेस्ट देते समय दो चीज़ें ध्यान रखी जाएं, सिर्फ सिर्फ आंसर का ध्यान न रखा जाए, टाइम। और 30 मिनट में मुझे 30 क्वेश्चन मुझे 15 मिनट में करने हैं, ये आपको टारगेट सेट करना है। 30 क्वेश्चन मुझे 15 मिनट में करने हैं, 60 क्वेश्चन मुझे आधा घंटे में करना है, और उस आधा घंटे में मुझे टाइमर बंद कर देना है, और कितने सही हुए हैं मुझे जानना है। इसको बोलते हैं सेल्फ अप्राइजल। तो इससे आपको मार्क्स पता चल रहे हैं कि आप 50% पा रहे हो, 70% पा रहे हो, 80% पा रहे हो। तब जाके आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा पाएंगे, और आप आगे के लिए आप तैयार हो पाएंगे। क्योंकि आपका माइंड तैयार होता है कि गलती कर रहा है तो सुधार करने की कोशिश करता है। तो आपने क्या करना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 50 मिनट में हो जाना चाहिए। हालांकि आपको 90 मिनट वहां मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 50 मिनट की बात कर रहे हैं प्रैक्टिस में। तो 30 सेकेंड हमको एक सवाल देना है। तो इस तरह का प्लान करिए कि 8:30 से 10:30 वीडियो लेक्चर, फिर एक टेस्ट कर लीजिए। सुबह उठते ही पढ़ने की कोशिश करिए पीडीएफ नोट से। पीडीएफ नोट से क्या पढ़ा जा सकता है, एक टॉपिक मिल गया, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ऐसे करके आप सुबह उसको पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद आपको पंचसूत्र का पालन करना होता है। तो 3 चीजें हैं, 3 घंटा लगाना है, सुबह 1 घंटा, रात को तो 2 घंटा हम देंगे ही देंगे, 3 घंटा रात को भी हो सकता है। तो ये सुबह का 1 घंटा या 1.5 घंटा, और रात का 2 घंटा या 2.5 घंटा, इतना अगर देंगे। क्योंकि जितना समय मैं दे रहा हूँ उसमें भी क्वालिटी, आपका कनेक्शन, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अब आपको बोल रहा हूँ, तो इसमें कनेक्शन कितना देर हो पाता है। थोड़ा देर बात करते करते आपका ध्यान इधर उधर भटका होगा, इधर उधर गए होंगे, फिर धीरे से कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद, ब्रिज बनने के बाद मटेरियल ट्रांसफर होता है
जैसे डाटा है ना, वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तो कितनी तेज गति से जाता है, ठीक उसी तरह ये भी है। अभी आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो, डाटा मैं भेज रहा हूँ, नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप मेरे से कनेक्ट हो गए तो मेरे पास जितना डाटा है सब आपके पास चला जाएगा। तो पंचसूत्र का पालन करना है आपको। पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना, ये पंचसूत्र का पालन करेंगे तो ही अच्छा होगा। तो पढ़ लिए, पढ़ने के बाद लिख लिए, समझ में नहीं आया तो समझ लिए। तो पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना, अभ्यास करना, ये पंचसूत्र का पालन करेंगे तो सफलता सुनिश्चित होगी। अगला है प्रैक्टिस करना, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि प्रैक्टिस करिए डेली। समझ लीजिए कि आज एग्जाम है, क्यों घबराना। आज एग्जाम है, आज एक टेस्ट करना है। लगभग 30-40 हज़ार के क्वेश्चन के सेट आपके लॉगिन सेक्शन में पड़ा हुआ है। 400 450 टेस्ट हैं, 365 दिन। एक दिन में, एक साल भर में एक टेस्ट कर ही सकते हैं आप, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी बैंक का हो, करके देखिए ना। कोई बैंक की स्कीम है तो अपने बैंक से कोरिलेट कर लीजिए। वैसे तो मैं आप लोगों का प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, और नए टेस्ट भी बना रहा हूँ 2025 का। तो प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, ताकि जिस दिन एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में आपको लगना ही नहीं चाहिए कि मेरा ये एग्जामिनेशन है। उसको लगता है कि और दीजिए और दीजिए, अब हम पे उनका नशा छा रहा है, जाके कह दो एग्जाम लेने वाले से कि और सवाल दे, क्योंकि अब हमें उन्हें करने में मजा आ रहा है। ऐसा टाइप का भाव आ जाएगा करते करते। तो आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में फोकस जो है, प्रैक्टिस करने में ज़्यादातर प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग, एमएसएमई, रिटेल लेंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल बैंकिंग, ये जो मैं चीज़ें बुलेट पॉइंट में लिखा हूँ, आप देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग। सब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं प्रियरिटी सेक्टर से जुड़े हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम, पूरा पूरा प्रियरिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एमएसएमई, भारत की टॉप मोस्ट महत्वाकांक्षी जो सेक्टर है वो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सब, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सबको नौकरी दिया नहीं जा सकता, लेकिन एक एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहां से ये सरकार की जो इच्छा है, या लोगों को जो रोजगार देने की इच्छा है, इससे पूरा होगा एमएसएमई। इसलिए आप देखे होंगे एमएसएमई के लिए लक्ष्य डबल कर दिए गए हैं। सब चीज डबल कर दिया गया है। 5 करोड़ से सीजीटीएमएससी कवरेज 10 करोड़ कर दिया, उसको 100 करोड़ तक ले जाने की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप योजनाएं हैं प्रियरिटी सेक्टर में, उसमें टर्नओवर में चेंजेस कर दिए गए हैं। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, प्रियरिटी सेक्टर, एमएसएमई, रिटेल लेंडिंग। प्रियरिटी रिटेल लेंडिंग इसलिए ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि इसके पर्सपेक्टिव ज़्यादा हैं, है ना। इसमें खतरा भी कम होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इसलिए बैंक के लिए महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, और ज़्यादातर लोगों को इसको भला होता है। हाउसिंग लोन इंडिविजुअल इंडिविजुअल को देंगे तो सबके घर में छत आ जाएगा। इसलिए ये रिटेल लेंडिंग इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है बैंक के लिए, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि बैंक जो है रिस्क लेता है तो उसको मैनेज होना चाहिए, कम से कम खतरा हो। तो क्या क्या टूल्स हैं। फिर डिजिटल बैंकिंग, क्योंकि देश बदल रहा है, सारे टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग हो रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है डिजिटल बैंकिंग पर पैनी नज़र रखनी है। हालांकि हम सब चीज़ बताएंगे, बहुत तेज गति से बदलने वाला जो सेक्टर है वो डिजिटल बैंकिंग है। चलिए, अगली महत्वपूर्ण बात है मास्टर डायरेक्शन सर्कुलर। मैंने बता दिया, इसको रिपीटिशन होगा कि सबसे, जैसे केवाईसी पॉलिसी में चेंज होता रहता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में अभी मनी म्यूल्स के चल रहा है, फिर ऑनलाइन फ्रॉड्स के चल रहे हैं, केवाईसी अपडेशन के चल रहे हैं, वीडियो केवाईसी के टूल्स चल रहे हैं। तो ये जो है कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ ईज गाइडलाइन चल रहे हैं। ये नए नए जो टॉपिक्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आईरेक नॉर्म्स हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर हो गया, ये आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम लोग कवर करेंगे। अब आता है इंटरनल बैंक सर्कुलर। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इंटरनल बैंक सर्कुलर। 2 साल पहले से एक चेंज आया है प्रमोशन एग्जाम में। उन्होंने क्या किया कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन लेना चाहता है तो उसको इंटरनल सर्कुलर पढ़ना ही होगा, पॉलिसी पढ़ना ही होगा, स्कीम्स पढ़ना ही होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पढ़ना ही होगा। आपके इंटरनल जो कंट्रोल पॉलिसी है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है, ऑडिट पॉलिसी है, पढ़ना ही होगा। तभी जाके वो प्रमोशन पाएगा, क्योंकि इसके सवाल आने लग गए ज़्यादातर। तो इसीलिए आज देखे होंगे जनरल बैंकिंग की सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा, और आपके पास ऑलरेडी ज्ञान होगा ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल 7 साल 10 साल से बैंक की नौकरी कर रहे हैं। तो जनरल बैंकिंग के बारे में आप
जो है बैंक में काम करते करते भी वो चीजें प्रसंग आ जाते हैं, सीख गए होंगे। सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है इंटरनल बैंकिंग, एक बड़ी सी पॉलिसी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक जो है हर साल पॉलिसी रिन्यू करता है। आरआरबी में तो 1 साल से लेके 2 साल 3 साल तक भी पॉलिसी चलती है, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंकों में जो है 1 साल में पॉलिसी बदल दी जाती है। तो ये पॉलिसी जो होते हैं 100 100 पेज 40 पेज के होते हैं, उनमें से क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो एक सबसे ज्यादा कठिन हमारे पास जो होता है समझने और पढ़ने के लिए, वो होता है बैंक के इंटरनल सर्कुलर। क्यों इसके लिए कठिन इसलिए होता है क्योंकि कौन सा सर्कुलर अभी नया चल रहा है ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। ये दूसरा टॉप कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इसको आप बाहर भी नहीं दे सकते, किसी को देना भी नहीं है, क्योंकि आपका एक ऑफिसर सर्विस रेगुलेशंस होता है कि इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसको हम कस्टमर को भी नहीं दे सकते। तो इसको इसमें ये चैलेंजेस आता है। दूसरा क्या आता है, सर्कुलर्स अपडेट हो जाते हैं। सपोज एक पॉलिसी मार्च अप्रैल में जारी हुआ, साल भर के लिए वैलिड हुआ, लेकिन बीच में कुछ चेंजेस आ गए जो कि सर्कुलर के माध्यम से या एक पन्ने के माध्यम से दिया गया कि हमने ये पॉलिसी बनाया था, अप्रैल में लागू हुआ था, लेकिन इनमें एक मॉडिफिकेशन कर दिया। तो वो किस महीने निकला है, साल भर में कब आया है, वो आपके पास रखने की आदत नहीं है हमारे पास, है ना, रख नहीं पाते। आजकल तो ऑनलाइन है तो शायद पासवर्ड वगैरह में देख लेते हैं क्रोनोलॉजी से कि कब कब चेंज हुआ है, तो हो जाता है। लेकिन वो जो अपलोड किया है वो किस नाम से किया है वो भी देखना जरूरी है। तो ये चैलेंजेस है। तीसरा चैलेंजेस ये है कि कौन कौन सी पॉलिसी अभी ट्रेंडिंग है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर 2025 देख लें, 2024 देख लें, इन दोनों सालों में जो पॉलिसी में ट्रेंडिंग है, उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग है वो है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी। क्या है? ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है, बैंक को खतरे से बचाया जाता है, बैंक में क्या गलत हो रहा है, अनियमितताएं हो रहे हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को जो है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो पॉलिसी होता है इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी इसलिए होता है क्योंकि बैंक का काम है रिस्क लेने का, तो इसलिए लोन बांटेगा, इसलिए क्रेडिट पॉलिसी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी, जो अभी इस साल 24 से लेके 25 तक अभी जो है ज्यादातर सवाल पूछ रहे हैं, क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी। भाई हमने क्रेडिट तो दे दिया, अब इसको मॉनिटर कौन करेगा, किसकी लाइबिलिटी है, क्या पॉलिसी है, क्या कमिटी है, क्या उनका सुपरविजन है, क्या उनका थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये सारी चीजें जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी में। और चौथा इंपॉर्टेंट है आपका रिकवरी पॉलिसी। पांचवा ओटीएस है। छठवां जो है कस्टमर ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म पॉलिसी। सातवां है आपका सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी। सातवां है विसिल ब्लोअर पॉलिसी। आठवां है आपका एचआर पॉलिसी। नौवां है आपका आजकल जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ें चल रही हैं डिजिटल बैंक पॉलिसी। 10वां है आपका रिकॉर्ड मेंटेनेंस पॉलिसी। 11वां है आपका सर्विस चार्जेस पॉलिसी। 12वां है आपका ये जो मैनेजमेंट के जो बैंक के जो स्कीम्स होते हैं, वो स्कीम्स होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ट्रेंडिंग टॉपिक में इंटरनल में। चलिए अगला महत्वपूर्ण भाग होता है वीडियो सेशंस, और जो हमारे वेबिनार्स को आप कैसे देखेंगे या रिकॉर्डिंग क्लास को कैसे देखेंगे। तो जैसा कि आप अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जूम पर लाइव देख रहे हैं, आप बात भी कर सकते हैं, है ना। अच्छे लाल जी बात कर पाते हो कि नहीं? आप बात करके दिखाओ, हमसे बात कर पाते हो आप? जी सर। हाँ अच्छे लाल जी, आपको अभी जितनी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं आप इस सब पूरा बढ़िया समझ में आ रहा है मेरी आवाज़ से? जी सर, जी सर, जी बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। और मेरी बातों से आप सहमत हो ना कि अगर ये सब चीज़ करते जाएंगे तो आप अच्छा रहेगा? हम्म। जी सर, जी जी। और जितनी सारी चीजें अभी हमने देखी है उनमें से कोई मन में सवाल उठ रहा है आपको? नहीं सर, उसमें कोई डाउट कहीं कुछ हुआ नहीं, सब स्टेप बहुत। बाय स्टेप सर आप बता ही रहे हैं। चलिए आपका नाम भी अच्छे लाल है, आप भी अच्छे हो, इसलिए मैं आपका नाम लिख देता धन्यवाद हूँ। क्योंकि मुझे पॉजिटिव चीजें अच्छी लगती हैं, मैं नेगेटिव चीजों को डिक्शनरी से हटाते जाता हूँ। जैसे कि हमारे अच्छे जी लाल सर। जी कल कल उपवास रखेंगे। कल अच्छे लाल जी एक उपवास रखना, दिन भर में ना ऐसे जी वर्ड का सर। इस्तेमाल ना करना जिससे कि नेगेटिव हो, जैसे कि नो, नहीं, ना, नुकुर, निकिर के ऐसे टाइप का जो नेगेटिव वर्ड है उसको इस्तेमाल ना करना। जब ऐसे से वर्ड ओके आएगा सर। ना मुझे याद कर लेना। ठीक है? और जी फिर सर। शाम को मुझे ओके। फोन करना, सर देखो आपने बोला था मैंने ऐसे कोई नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया।
ठीक। जी 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 तो सर, ओके सर, नेगेटिव थैंक यू सर। वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो ये देखिए, मैंने तो एक एग्जांपल बताया कि अभी इस लाइव सेशन में हमारे अच्छे लाल जी मेरे से बात कर लिए। तो ये लाइव सेशन है, आप अपनी बात रख सकते हैं। और ये सेशंस जो हैं आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, लेकिन सारे जो सेशंस होते हैं चैनल पे नहीं जाते हैं, ज़्यादातर जनरल बैंकिंग के सेशन जाते हैं, या पूरे नहीं जाते, या डायरेक्ट चैनल पे जो होते हैं वो लेट जाते हैं। लेकिन आप लोग शायद डायरेक्ट जुड़े हैं तो आपको रियल टाइम में मिल जाएगा। अब होता है इंटरनल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में क्या है कि आपके मोबाइल ऐप में सारी चीज़ें हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपके पास बहुत ही एक सोर्स है जिसका इस्तेमाल करके आप समय के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं और बहुत आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको सहूलियत मिलती है, और आपको एक लिबर्टी मिलती है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर का जो रिकॉल क्वेश्चन है, हालांकि इसके लिए मैंने कोई एमसीक्यू नहीं बनाया, एमसीक्यू अलग है, लेकिन जो रिकॉल क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा उसमें क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी दिए रहते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है रिकॉल जो है मिलेंगे, और उसमें आंसर रहेगा। तो आपने क्या करनी है, 2023, 24, 25 3 साल का अगर रिकॉल क्वेश्चन देख लिए तो 50% तैयारी आपकी हो गई। आप बोलोगे सर क्वेश्चन हमको बना के दीजिए, हम 50 नंबर से ज़्यादा ले आएंगे, और पक्का ले आओगे। तो आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, जो अभी हम पिछले स्लाइड से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन या टॉपिक को ध्यान रखना है। जैसे कि एक सवाल है बार बार पूछ रहा है ना, एक सवाल जो है बार बार पूछ रहा है, कोई साथी बताएगा ऐसे कोई मतलब 30 क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है। अच्छे लाल जी, याद है आपको एक सवाल पूछता है, ए और बी जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, ब्रांच मैनेजर के पास आते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आइदर सर्वाइवर मैंडेट के साथ खाता खोलते हैं, और उसमें नॉमिनी होता है सी। ए और बी आए, ब्रांच मैनेजर अच्छे लाल जी एकदम अच्छे से बैठे थे चेयर में, उनसे बोला कि सर हम जॉइंट अकाउंट खोलेंगे, 1 लाख की एफडी है, लेकिन कंडीशन ये है कि मैच्योरिटी पर दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो पैसा दे देना। और सी नॉमिनी है। अब हुआ क्या कि किसी समय एक की मृत्यु हो गई, तो मैच्योरिटी के बाद वो पैसा किसको देंगे? ए के लीगल सर हेयर को बी, देंगे, बी को सर देंगे, बी को मिलेगा। कि नॉमिनी को देंगे, कि मैनेजर को दे देंगे? किसको देंगे अच्छे लाल जी? सर बी को। बी को दे देंगे। तो ये सवाल जी सर। क्या है? ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कितने कितने बार से पूछा जा रहा है, आप बताओ। हम्म हैं? वो युग में वो से पूछ रहा है, अंग्रेजों के जमाने से ही सवाल पूछ रहे थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जी क्वेश्चन है। सर। एक उसी तरह फार्मर सर्वाइवर का हो गया, चार्ज क्रिएशन का हो गया जो मॉर्गेज वाला है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज होगा। फिर उसके बाद सरेंडर वैल्यू का सवाल हो गया, पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी होगा। ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। ऐसे 30 क्वेश्चन है जो मैं एक दिन सेशन कर दूंगा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में अभी मुझे याद आ रहा है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, जो हर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो उसका एक सेशन मैं कर दूंगा 30 क्वेश्चन का। मैं ही कर दूंगा आपको, है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हम बात कर रहे हैं अभी। ट्रेंडिंग टॉपिक में 5 हैं: सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, विसिल ब्लोअर पॉलिसी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस पॉलिसी, सर्विस चार्ज पॉलिसी। ये जो है अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो नए नए डिजिटल बैंकिंग में जो चेंजेस हुआ है ना, ये पॉलिसी जो है आपके ट्रेंडिंग में। तो ये पढ़ने हैं। अब आते हैं स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्कशन फोरम है। जैसे अभी मैं अच्छे लाल जी का नाम ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, तो अच्छे लाल जी माइक ओपन करके कुछ तो बोलते हैं, जितना समझ में आए कुछ तो बोलते हैं। मतलब कई बार नहीं भी समझते हैं तो बोलते हैं सर हाँ नहीं आ रहा है मेरे को, कुछ तो बोलते हैं। तो ऐसे बालकपन बनाए रखिए, एक छोटापन जरूर रखिए अपने पास, निर्मलता जरूर रखिए कि सर सर नहीं आ रहा है सर, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलिए। उससे कोई हानि नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई गलत नहीं सोचेगा। अगर सोच भी लेगा गलत तो क्या ही बिगाड़ लेगा आपका, उसी उसी का नुकसान होगा। तो आप थोड़ा सा ऐसे निर्मलता जरूर रखिए, बालकपन जरूर रखिए, क्योंकि अगर ये रखेंगे तो सीखने की ललक ज्यादा होती है।
विभूति भूषण जी सवाल करेंगे। यस विभूति भूषण जी, बताइए, अच्छा लग रहा है आपको? पहला दिन है आप आज का। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे लग रहे हैं? आपका नाम भी तो बड़ा विभूति भूषण, हाँ, विभूति भूषण कुमार, यस सर। अलंकार है आपके उसमें, है ना? सर, मैं बड़ौदा यूपी बैंक से हूँ सर। हम्म। सर, इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम आप इतना सिक्योर करना ही करना है आपको? जब भी एग्जामिनेशन होते हैं तो ऐसा कट ऑफ नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, सारी चीजें जो होती हैं, वैसे नॉर्मली जो कट ऑफ है वो इंडस्ट्री जो है तय करती है कि 50 नंबर कम से कम लाने चाहिए, ऐसा रखते हैं, है ना? लेकिन अगर उतने लोग एलिजिबल नहीं है तो उसको कम भी कर सकता है 40 तक। मान लीजिए 100 नंबर हैं तो उसमें 50 नंबर लाना चाहिए, तभी वो योग्य होगा प्रमोशन के लिए। एक मैं आपको मोटा मोटा एग्जांपल बताया। और लेकिन सर, इसमें जो लेकिन लैंग्वेज आपके सिलेक्शन आरआरबी है। में आरआरबी में ये बात है कि आपको सक्सेस पाना है ना, क्योंकि सीट आपकी कम होती है, एकदम ज्यादा सीट नहीं होती, देखो, है ना? इतनी बिल्कुल ज्यादा सर। सीट नहीं होती नेशनलाइज बैंकों की तरह। तो आप नेशनलाइज बैंक में क्या होता है, सीट है 300, एलिजिबल हुए 200, और 200 में से 100 पास हुए, तो 100 लोगों का तो होना होना है। अगर किसी का डीएडी केस चल रहा होगा तो उसको छोड़ के, है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट है छोड़ के। आरआरबी में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, सीट रहेंगे 25, कैंडिडेट रहेंगे 100 से ज्यादा, तो थोड़ा कंपटीशन है। तो आपको यहाँ पर 80% से ऊपर रिटर्न एग्जाम में लाना है। 80, 85, 90% लाओगे तो आप सुनिश्चित रहोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा और भी खेला होता है, और भी चैलेंजेस रहते हैं आपके पास। यस। दूसरा, ओके। आपका अप्राइजल, फिर आपका क्या होता है, इंटरव्यू। तो रिटर्न एग्जाम अगर अच्छे से गया है ना, जी। तो बाकी चीज़ों में थोड़ी सी रिस्क लेने से भी चल जाता है। इसलिए 80% से ऊपर आपको कोशिश करना है, क्योंकि आरआरबी के जो क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। मतलब जो नहीं पढ़ा होता है वो भी थोड़ा बहुत बना लेता है। मतलब 50% तो सभी बना लेते होंगे। आपको सीट रिजर्व करनी है तो आपको 80% से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। क्या होता है, जब एग्जामिनेशन के दिन आप जाते हैं ना, तो एक जानकार होने के बावजूद, अच्छे से पढ़े होने के बावजूद भी ±5 गलत हो जाता है। मतलब 5 सवाल ऐसे हो जाते हैं कि सर क्या ही कर दिया मैं, है ना? आप तो नारियल फोड़ दो मेरे सिर पे, दर्द दो मुझे, ऐसा टाइप का आ जाता है कि सर इसको कैसे गलत कर दिया मैं। होता है ये, पार्ट है, मतलब ये स्पोर्ट्स का पार्ट है, ऐसे हो जाता है। दूसरा कोई सवाल पूछ रहे थे आप कुछ, विभूति जी? सर, इसमें जो लैंग्वेज सिलेक्शन है कौन सा इजी रहेगा? वैसे हिंदी में भी थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम से था तो इंग्लिश भी कंफर्टेबल हूँ। लेकिन प्रायोरिटी किसे दिया जाए बॉस? अगर क्लरिकल टू ऑफिसर में जाते हैं तो दो सेक्शन होते हैं, एक लैंग्वेज का होता है और एक होता है बैंकिंग का। और जी। बैंकिंग के दो पार्ट होते हैं, जनरल बैंकिंग और एक होता है इंटरनल बैंकिंग। तो लैंग्वेज जो है, ज़्यादातर हमारे साथी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो वो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, क्योंकि उसके लिए तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्लासेस में बेसिक 10 तक हम हिंदी पढ़े रहते हैं, तो हमारे लिए क्या है, वहीं पढ़ के वहीं हम थोड़ी इतनी आधारभूत हिंदी हमारे पास है कि वहीं डिसीजन ले सकते हैं कि ये सही है। तो ज़्यादातर साथी जो हैं हिंदी लेते हैं। अगर किसी का इंग्लिश वोकेबुलरी अच्छा है, ग्रामर पार्ट अच्छा है, तो इंग्लिश ले सकता है, लैंग्वेज की बात। लेकिन हिंदी ज्यादातर साथी हमारे प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो आसानी से कर पाते हैं हिंदी को। उसमें हिंदी के 5 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है अनसीन पैसेज, एक पैसेज देगा उसको पढ़ोगे 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही पढ़ के देख के आप बना लोगे। दूसरा होता है फिल इन द ब्लैंक्स, एक लाइन दिया रहेगा उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड को भरना है। विलोम शब्द, और आपका समानार्थी शब्द होता है। दिन का उल्टा रात, है ना, रात का जो है रात्रि, इस तरह का जो है ये पूछता है। फिर होता है मुहावरा और लोकोक्ति, दांतों तले उंगली दबा देना, है ना, ऐसे मुहावरा और लोकोक्ति हैगा। और फिर उसके बाद होता है ग्रामेटिकली कोई सा सेंटेंस गलत है, इनमें से कौन सा पार्ट गलत है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर हमारे साथी जो हैं हिंदी को कर लेते हैं। अब रही बात बैंकिंग की बात, जब बैंकिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर एक पूछता है कि आप ओवरऑल लैंग्वेज क्या लेना चाहते हैं, तो वो गलती न करें। वहां पर क्या है, ओवरऑल लैंग्वेज में कोई सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आपको दोनों चीजें दिखता है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, सवाल सारे सवाल हिंदी में आने लग जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। जैसे कि आपका निगोशिएबल है, तो वो उसका नाम ही कुछ अलग आएगा, ऐसे ना। तो अ, आप कोलेटरल है, समपार्श्विक आएगा, है ना, सिक्योरिटी का प्रतिभूति आएगा, तो आपको कठिन हो जाएगा ऐसे बोलचाल की भाषा में। तो आप इंग्लिश रखिए,
पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादातर हम उस क्लिक करता है इंग्लिश वाला पार्ट और समझ में नहीं आया, ज़्यादा लंबा है तो चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके पढ़ लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं ओके, स्टडी ग्रुप थैंक यू। डिस्कशन के लिए फोरम ज्वाइन करिए। मैं उदाहरण के लिए बताया अभी, जैसे हमारे विभूति जी ने सवाल पूछा, तो ऐसे हम थोड़ी लिबर्टी देते हैं, क्योंकि अब बेचारे को इतना पढ़ा रहे हैं, और अगर उसके मन में कोई सवाल रह गया तो क्या ही मतलब होगा, मेरे 1 घंटे का पढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं होगा। अगर हम किसी बच्चे को समझा नहीं पाए, इसका मतलब मैं उस चीज़ को नहीं जानता, तो ये हमारे लिए तो बच्चा ही है विभूति। अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो पूछने दीजिए ना, वो भी तो चुना हुआ सांसद है, प्रश्नकाल में तो पूछेगा ना। है विभूति, पूछोगे ना प्रश्नकाल में? है। बिल्कुल सर, वो थैंक यू। वो संसद में जैसे है ना, सवाल पूछते रहते हैं छोटा छोटा, वहां भी तो बचकानी सवाल पूछते हैं, वैसे भी यहाँ पूछेंगे। उसका अधिकार है, पूछेगा, और हमें जवाब देना है। अगर मैं विभूति को नहीं समझा पाया, या उसके छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाया, मतलब मैं नहीं खुद ही नहीं समझा, तो मैं क्या समझा पाऊंगा उसको, है ना। तो चीजें आपको डिस्कस करने से फायदा होता है। तो पीयर टू पीयर डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस पर डिस्कशन करिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपका माइक ओपन करके आप बात कर रहे हो, तो मेरे से ये बात मत करिए कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, इंडिविजुअल कोई चीजें मत करिए जिसका एग्जाम से नाता ना हो। उसके लिए भी हमारे पास सैटरडे संडे को हम सेशन लेते हैं, उसमें आप पर्सनल भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पीयर टू पीयर डिस्कशन हो कि एक सवाल मैं पूछ रहा हूं तो मेरे सवाल के जवाब से बाकी और लोगों का भी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो हमारे इससे कोरिलेट करती है। और कोई नया जानकारी आपको मिलता है तो शेयर करिए। हो सकता है मैं नहीं देख पाया हूँगा, या मेरे से छूट गया होगा, तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं कि सर तो पुराना पढ़ा दे रहे हैं। ऐसा निराश नहीं होना, इससे मोटिवेटेड रहिए ना, सीखने मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म है, ज्वाइन है, दोनों तरफ से हम बाइपर्टाइट पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये मोटिवेटेड रहिए और सहयोग करते रहिए, और इससे आपको सीखने के लिए मिलेगा। दूसरा है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाने के लिए अच्छा है कि कलरफुल पेन इस्तेमाल करिए, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें जो हैं आपको याद रहती हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो ऐसा अच्छा लग रहा है ना विभूति, पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर, है ना, बिल्कुल सर। अच्छा लग रहा है, क्यों, कलरफुल है। बच्चों को जैसे ड्राइंग शीट में पढ़ाते हैं, वैसे मेरा बुलेट पॉइंट में पढ़ाता हूँ, थोड़ा इमेज ले लेता हूँ, अच्छी अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका लगाव होता है, आकर्षण होता है, जुड़ाव होता है, सीखने में सहूलियत होती है। बच्चे लोग को जैसे हम ए लिखते हैं तो थोड़ा डिजाइन में कलरफुल देते हैं उनके के कॉपी किताब को, सीखता है। तो ये एक बचपन का सीखने का तरीका है। तो आपको भी वैसा तरीका इस्तेमाल करिए। थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए बुलेट पॉइंट में। नोट्स बना रहे हैं केवाईसी के बारे में, उसमें एक बुलेट पॉइंट आ गया कि जो लो रिस्क वाले कस्टमर होते हैं उनका री केवाईसी 10 साल में लिया जाता है। तो आप 10 साल को रेड में कर दीजिए और लो रिस्क को रेड में कर दीजिए, तो उसका फायदा क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा, आपको रिवीजन करने में मदद हो जाएगी। जब अगली बार एग्जाम के समय पन्ना पलटेगा ना, पूरे पन्ने में केवल केवल यही इंपॉर्टेंट है, री केवाईसी का टाइम। लो रिस्क 10 साल, मीडियम रिस्क 8 साल, और हाई रिस्क 2 साल, ये रहेगा। और इसका रिव्यू कितने दिन में किया जाता है विभूति, ये रिस्क कैटेगराइजेशन का रिव्यू कितने दिन में होता है? कोई साथी बताएंगे? सर 2 साल। फ्रीक्वेंसी है, 6 6 महीने में रिव्यू किया जाता है। कि अगर मान लीजिए आज कोई खाता खोलने आया है, वो किसान है, खेती करता है, तो आप उसको लो रिस्क में रखोगे, लेकिन 6 महीने बाद फिर रिव्यू करोगे उसको कि यार 6 महीने पहले तो किसान था, कहीं आज बिजनेस तो नहीं खोल लिया, दुकान तो नहीं खोल लिया, बिजनेस कर लिया, तो वो मीडियम रिस्क में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको रिव्यू करना होता है। चलिए, बहुत सारी चीजें हम सीखने के लिए मिलेंगी। मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूँ, आज तो आज स्टार्टअप सेशन है, आपसे बस स्टेप सिखा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कशन में सीखेंगे। अब आता है मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉक टेस्ट जब करेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे। हालांकि मेरे जो सेशंस हैं उनमें टाइम सेट है, लेकिन वो आपको और सेट करना है। 30 सेकेंड का एक क्वेश्चन लेना है, मान लीजिए 30 क्वेश्चन है तो 15 मिनट में करना है, 60 क्वेश्चन है तो 30 मिनट में करना है। तो मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी चेक करना है, खुद सेल्फ देखते रहिए कितने नंबर पा रहा हूँ और सुधार करते चलिए। इंटरव्यू वगैरह बात की बात है। और डिस्क्रिप्टिव जो है वो हम लोग सेशन में डिस्क्रिप्टिव आप चीज़ें पढ़ा लेंगे। जैसे कि आप सेशन में तैयारी करते हैं तो क्या आपके अंदर का कोई क्यूरियोसिटी है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव में मैं बताता ही हूँ। मुझे एक सवाल मिल जाए तो एक सवाल पे 1 घंटा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो जब भी हम सवालों पे डिस्कस करेंगे, मान लीजिए एक सवाल आया
तो मैं उस सवाल से जुड़ा हुआ, जैसे काउंटरफिट करेंसी नोट का सवाल आया, तो उस काउंटरफिट करेंसी नोट का सवाल तो एक है उस सेशन में, लेकिन मैं पूरे काउंटरफिट करेंसी नोट के बारे में आपको पूरा ब्रीफ कर दूंगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लर्निंग। और इंटरव्यू वगैरह तो हम तैयारी करते ही हैं, क्योंकि इंटरव्यू समग्र व्यवहार कुशलता को दिखाता है, बोलचाल में आपका संप्रेषण शक्ति कैसा है उसको दिखाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप कैसे दिखते हो इम्प्रेसिव वो बताता है, और नई चुनौतियों को लेने के लिए आपके अंदर कितनी आसक्ति है वो बताता है, प्लस आपका जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो चाह है, आपकी ललक है आपके काम के साथ, आप इसको कैसे बयान कर पाते हो, ये दिखाता है स्क्रीन टेस्ट में, इंटरव्यू में। जरूरी नहीं है कि एक इंसान सब चीज को जानता हो, लेकिन उससे ये उम्मीद तो ये रहती है कि पिछले 5 साल से जो काम करते आ रहा है, नोट गिनते आ रहे हैं हमारे अच्छे लाल जी, तो कम से कम नोट के बारे में कुछ तो जाने अच्छे लाल जी, है ना अच्छे लाल जी, ये अपेक्षा रहेगी कि नहीं? आप 5 साल से कैशियर हैं, तो हम ये जी अपेक्षा सर, जी। करेंगे ना कि जी सर। कैशियर का जो जो चीजें हैं, नोट हम पूछ सकते हैं कि भाई जो आपका काउंटरफिट करेंसी नोट्स आता है उसको आप कैसे देखते हो, या जब काउंटरफिट करेंसी नोट आए तो उसमें कैसे एक्ट करोगे, इसके बारे में पूछेंगे, तो आपको इतना बताने आना चाहिए। चलिए, स्टे अपडेटेड एंड करंट बैंकिंग अफेयर्स, हमेशा अपडेट रहना है, उसके लिए क्लास में हम लोग अपडेट करते रहते हैं। हर महीना में एक क्लास जरूर करता हूँ कि इस महीने क्या क्या चेंज हुए हैं, जैसे कि आने वाले दिनों में यह हो सकता है कल या परसों है कि अब मार्च और अप्रैल में जो चेंजेस हुए हैं उसका एक सेशन है 30 से 40 क्वेश्चन का, तो शायद कल हो सकता है, या कल ही हो गया शायद, देख लेते हैं। 16 तारीख को सेट था, क्योंकि ये 15 से चालू करना चाह रहे थे, एक दिन डिले हो गया, तो कल होगा या परसों होगा। तो मार्च और अप्रैल में जो जो चेंजेस आए हैं, 30 या 40 चेंज क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, हम ही यहाँ पर से सरल तरीके से आपको बता देंगे। चेंजेस में ज़्यादातर आरबीआई के पॉलिसी, बजट हाइलाइट्स, सरकार द्वारा योजनाएं, गवर्नमेंट की स्कीम्स, या कोई नया चेंज हो गया, या मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज हो गया, रेपो रेट में कोई चेंज हो गया, या कोई इंकममेंट चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें जो करंट अफेयर्स में आती हैं। तो अगर हम आरआरबी के प्रमोशन एग्जाम की बात करें, तो 0 to 1 जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर की बात करते हैं, तो उनमें दो पार्ट होते हैं, एक लैंग्वेज होता है, उसके 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के आते हैं, और एक पार्ट होता है बैंकिंग जिसके 60 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स रहते हैं, टोटल 50 मार्क्स का रहता है। अप्राइजल 30 नंबर का होगा, इंटरव्यू 20 नंबर का, तो टोटल 100 मार्क्स होता है। 50 नंबर जो होता है रिटर्न का, और 20 नंबर इंटरव्यू का, अप्राइजल का 30 नंबर। तो अप्राइजल आप अपने व्यवहार कुशलता के साथ, कामकाज में लगनता के साथ, आपके समर्पण भाव संकल्प शक्ति से पा जाते हो ब्रांच के साथ, या ब्रांच मैनेजर से दोस्ती हो जाती है, या अपने आरएम रीजनल हेड वगैरह के माध्यम से आपका अच्छी रैंकिंग होती है, तो वो समग्र व्यवहार कुशलता दिखाता है। इंटरव्यू थोड़ी मेहनत करनी होती है, बोलने की आदत होती है, जैसे अच्छे लाल जी को मैं प्राय हर सेशन में बुलवाता हूँ, तो अगर इनको कभी मौका मिलेगा ना इंटरव्यू में, अच्छे लाल जी बताइए, तो वो ना, ये सर मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, ऐसे कुछ कुछ बोलेंगे वो हैं, तो अच्छा लगेगा भाव उनका, क्योंकि आदत हो गई डेली बात करते करते, है ना। तो इंटरव्यू हो गया। और रिटर्न एग्जाम में ये जो 40 क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, और बैंकिंग के 60 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है, इनको करने के लिए 90 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट? 90 मिनट मिलेंगे। तो इसमें क्या करिए, बैंकिंग के क्वेश्चन पहले कर लीजिए, बैंकिंग वाला पार्ट पहले कर लेंगे, तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा पढ़े हैं। फिर लैंग्वेज को आराम से करिए, वहीं पढ़िए, वहीं समझिए, वहीं जवाब दीजिए, तो इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। टाइम रहेगा आपको 90 मिनट्स, और क्वेश्चन रहेंगे 100। सफलता पिछले समय में इतने लोग को मिली, आपको भी मिलेगी, जरूर मिलेगी। अगला पार्ट आते हैं स्केल 1 से 2 या 2 से 3 वाले में। तो इनमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक जनरल बैंकिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, इंटरनल बैंकिंग के 40 क्वेश्चन। तो जनरल बैंकिंग का तो सामान्य बात है, जितनी सारी चीजें पढ़ाएं, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, जनरल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम्स, स्पॉन्सर स्कीम्स, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारा जनरल बैंकिंग में आता है। एक होता है फिर इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट के 5 पार्ट होते हैं। एक होता है डिपॉजिट पॉलिसी, एक होता है क्रेडिट पॉलिसी, एक होता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और एक होता है आपका
जो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और आपके क्रेडिट पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनल बैंकिंग में होते हैं। ज़्यादातर जो स्केल 1 से 2, 2 से 3 में क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मॉनिटरिंग, रिकवरी, ओटीएस, रिस्क मैनेजमेंट, ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस, एचआर पॉलिसी, और आपके जो अभी नए नए पॉलिसी मैंने डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें आती हैं। टाइम होता है 90 मिनट्स, मार्क्स होते हैं 50, अप्रेजल के 30 होंगे और फिर इंटरव्यू के 20 होंगे। फिर रेटिंग तय की जाएगी, जो ज़्यादा नंबर पाएगा ऊपर जाएगा। और उसके लिए उसकी मेहनत जो है, कई बार हम मेहनत किए रहते हैं, असफलता मिलती है, कोई बात नहीं। जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती है उसको याद मत करिए। ज़्यादातर साथी डिप्रेशन में आ जाते हैं कि सर मैंने बहुत मेहनत की, टाइम लगाया, पैसा दिया, पढ़ा भी, नहीं हुआ। तो मैं एक ही चीज़ फार्मूला आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपके शरीर को तकलीफ पहुंचाती है तो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए कंप्यूटर का डिलीट बटन। क्यों? क्योंकि आपको नुकसान होगा, आपका जीवन चला जाएगा, आपको बीमारी आ जाएगी। तो कोई आपको डिप्रेशन में जाएगा तो आपको बहुत सारी तकलीफें आएगी, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा एक फंडा रखिए, जो चीज़ आपको तकलीफ पहुंचा रही है उसके बारे में सोचना नहीं है, क्या है ना। जो दिया है वो कितना बेहतरीन है ना। सुख भी होगा तो परेशानियां भी होंगी, लाभ भी होगा तो हानियां भी होंगी। क्या हुआ, प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया मेहरबानियां भी बहुत होंगी। और कुछ लोग सफल हुए हैं तो उनके पीछे उनकी सफलता की कहानियां भी बहुत होंगी। तो ये चीजें हैं, आपके जीवन में लगी रहेंगी। आपका फोकस, फेल हो गए, शूट एंड फॉरगेट, भूल जाइए, क्योंकि वो जब भी याद करेंगे तकलीफ होगा। तकलीफ होगा तो हमारे किसको तकलीफ होगा? पड़ोसी को थोड़ी ना होगा, अच्छे लाल जी को थोड़ी ना होगा, वो तो हम ही को तकलीफ होगा, है ना। क्यों? अच्छे लाल जी को तो हो ही नहीं सकता, उनका नाम ही अच्छा है, वो अच्छे रहेंगे, है ना। तो ये इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। तो आज का सेशन इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ सिर्फ चर्चा करी है कि कैसे पढ़ने की शुरुआत हम करेंगे, कैसे हमको दृष्टिकोण रहेगा। तो 1000 बार हारना पड़ता है एक बार जीतने के लिए। साथियों, हारने के लिए तैयार रहिए, जीत आपको मिलेगी। और जीत जाएंगे तो हार मिलेगा। ले लो, कर लो बात, है ना। क्या मिलेगा जी? जीत जाएंगे तो हार मिलेगा, और 1000 बार हारना पड़ेगा जीतने के लिए। अब समझ लो आप कि करना क्या है। मेरी बात को समझ लिए तो बोलिए हो। अच्छे लाल जी, अच्छा लगा आज का सेशन? सर बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। तो एक शुरुआत किए जी। हैं सेशन की, पढ़ने की। और कोई साथी? आदित्य जी, अच्छा लगा आपको? हाँ, और कोई कमेंट कर सकता है? आज का सेशन आपको कैसा लगा, विभूति? सर मैं गोविंद बोल रहा हूँ, अच्छा लगा मेरे को। हाँ, गोविंद जी बताइए। एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, मेरा तो प्रमोशन हो गया है 1 से 2, फिर भी देख रहा था, अच्छा लगा। कब प्रमोट हुए आप? यही अप्रैल 1 से सर। अच्छा, और कौन सा बैंक है आपका गोविंद जी? बैंक ऑफ बड़ौदा है सर। अरे वाह। तो क्या चीज़ अच्छा लगता है, कैसे आप सफलता पाए, हमारे साथियों को बताइए, वो कैसे सफलता पा सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे कि वो भी सफल हो जाएं आपकी तरह। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा मीन्स एक दिन में जो हम लोग सोचते हैं हाँ। एग्जाम होगा 15 दिन में पढ़ लेंगे और हो जाएगा, हम्म। ऐसे नहीं होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा हो, ले जो हमारा परसिवरेंस रहना चाहिए, हम्म। और हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए तो हो जाता है, और कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए। ये सब आजकल जो आईबीपीएस का जो क्वेश्चन आता है उसका पैटर्न कोई नहीं समझ पाएगा सर। वो कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कहीं किधर से भी दे देते हैं। हमारा तो एक क्वेश्चन था जैसे कौन गवर्नर, जो डिप्टी गवर्नर है वो कहाँ का है, इतना मन से डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है। हाँ, और नेशनलाइज बैंकों में एक पार्ट होता है करंट अफेयर्स या जनरल बैंकिंग का ना। तो जनरल हाँ बैंकिंग में उसके 30 क्वेश्चन होते हैं नेशनलाइज बैंकों में। हाँ, और 40 क्वेश्चन, इसमें हाँ, से 80, उसमें से 40, हाँ, टोटल 120 मार्क का रहता है। उनको थोड़ा और रिगरसली पढ़ना पड़ता है, उसके लिए भी सेशन हम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कि कोई दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री के साथ कोई टाई अप करे रहते हैं, वो भी पूछ लेता है नेशनलाइज बैंक में। हाँ पूछ लेता आरआरबी है। में पूछता है, आरआरबी में ये चीज नहीं पूछता है ना। और आपका हाँ, इंटरव्यू हुआ था, आपका कब हुआ था इंटरव्यू? इंटरव्यू हुआ था सर मार्च 22 ऐसे कुछ था। ओके। हाँ, चलो। इंटरव्यू भी सही गया था। इंटरव्यू तो सही जाता है, इंटरव्यू में 3 साल से हम दे रहे थे, ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन वो जो क्वेश्चन और सीनियरिटी बेसिस भी रहता है,
हम्म। अभी तो सीनियर हो गए थे, हमारा 1.5 मार्क का रहता है पर ईयर का, आपको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स रहता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम के। ओके। और एवरी ईयरली 1.5 मार्क मिलता है। तो सीनियरिटी में शायद इस बार आपका गाइडेंस भी रहा और भगवान का आशीर्वाद भी रहा, ओ, तो हो गया फाइनली। अच्छी बात है। तो जो मैंने चीजें बताया अभी स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने के लिए, उससे सहमत हैं आप कि कुछ हाँ सर, मैं संपूर्ण रूप से सहमत हूँ। स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना चाहिए। मैं बस एक पॉइंट उसमें जोड़ देता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम प्रमोशन के लिए पढ़ेंगे, ऐसे ही सोच के पढ़ेंगे तो वो प्रमोशन में कभी कौन सा क्वेश्चन क्लिक कर देगा पता नहीं। ऐसे क्वेश्चन था जैसे, हम्म। उसको बोलते हैं, उसका आंसर था बॉटल नेक इफेक्ट। मैं कभी पढ़ा था हम्म। 5-6 महीना पहले, वो भी उधर क्लिक कर दिया बस। ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए बस। चलिए, कब बहुत। किधर का पढ़ाई किधर क्लिक कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। बस मैं यही साथी को बोलता हूँ, वो कंटिन्यूशन रखना चाहिए बस। बहुत आप तो बढ़िया। सब सही बोले, ठीक बताया। बस एक पद में जो मेरा या अच्छा जोड़ना है किए, बस इतना। क्योंकि कुछ चीजें आते हैं, छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करते चलिए। कोई चीज अच्छी लगी तो लिख लीजिए बुलेट पॉइंट में। हमारे सर्वेश जी बोल रहे हैं अच्छा लगा, फ्रूटफुट सेशन अच्छा लगा, बोल रहे हैं प्रहलाद जी। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। तो सभी साथियों के लिए बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे गोविंदा जी ने बताया कि आपको छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करनी है और आपको जो है सफलता पानी है। नोट्स बनाना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, दोहराना है, अभ्यास करना है। और हम लोग तो देख ही रहेंगे, गोविंदा जी अभी जब से पढ़ रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ बहाने से मैं कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए आपको भेजता रहता हूँ। लाइव आ गया, मैं कोशिश करता हूँ लाइव रहने के लिए लेट नाइट। और नहीं भी रहा तो वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। आप उसको मन करे चाहे ना करे देख लिया करेंगे तो आप सीख जाएंगे, इतना मैं दावा करता हूँ। तो आप यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। आपको जब भी जीवन में कोई अचीवमेंट हुआ है उसके प्रति आपका जुनून बढ़ा होगा। अगर जुनून नहीं है तो फिर आपको सुकून भी नहीं है, क्योंकि जुनून चाहिए कुछ चीज पाने के लिए। तो यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा पंछी से कि कैसे बनाया आशियाना आपने, और उसने कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तिनका तिनका उठाना होता है। एक एक छोटा नॉलेज, सरल नॉलेज को उठाते चलिए, टोकरी भरते चलिए, सफलता मिल जाएगी। मेरी बात से सहमत है गोविंदा जी? तो बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। चलिए, तो जैसे हमारे गोविंदा जी ने कहा जय जगन्नाथ, तो फिर मिलेंगे कल रात में और फिर साथ देंगे, कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। कल हम लोग सेशन करेंगे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये दो योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उनके सोशल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, अटल पेंशन योजना पढ़ेंगे, नए रिसेंट चेंजेस हुए हैं, ऐसे करके हम लोग शुरू करेंगे। तो आज से हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर का पहला सेशन स्टार्ट किए हैं। और ग्रुप में आप अपडेटेड रहेंगे, कोई भी चीज़ रहे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए मदद करूंगा। और लाइव क्लास अगर छूट गया तो ये क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड सेक्शन का अपलोड करने का तरीका ये है, अगर किसी बैंक से इंटरनल पॉलिसी का सेशन है तो उस बैंक के फोल्डर ही में मिलेगा। जैसे गोविंदा जी बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो बड़ौदा वाले फोल्डर में जाएगा। लेकिन अगर जनरल बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो सारे फोल्डर में जाएंगे। मतलब अगर कोई बड़ौदा यूपी बैंक का होगा, आर्यव्रत बैंक का होगा, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सभी फोल्डर में जाएंगे जनरल बैंकिंग का। लेकिन अगर बैंक स्पेसिफिक पॉलिसी होगा तो पर्टिकुलर उसी के फोल्डर में जाएगा। और मैंने क्या किया है, ईयर वाइज फोल्डर बना दिए हैं, तो उसमें मंथ वाइज भी फोल्डर है, तो आप लोग उन पर जाके लॉग इन करके पढ़ सकते हैं। आप सबके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता और एक जुनून के प्रति आपको जो है उत्साहित करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं, कल दो सेशन होंगे, कल हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।